बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं हूँ हाफिज अवान और आप लोगों के लिए जो है वो एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। ये भी तकरीबन जो है वो हर साल आ रहा होता है। आज जो हम लोग ईयर डिस्कस करने वाले हैं वो ईयर है हमारे पास 2018 रेगुलर और उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6, जैसा कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा आप लोगों का निहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल तकरीबन जो है ये आपके सिलेबस में आ रहा होता है। इसको इतना ज़्यादा मैं ब्रीफली डिफाइन नहीं करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, क्योंकि आप लोग ये ऑलरेडी पिछले 3-4 सालों से पढ़कर आ रहे हो। बस इतना बता देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास जो सवालात आते हैं वो ये आते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल होता है जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट करना होती है। पहला जो रिक्वायर्ड नॉर्मली वो आपसे पूछ रहे होते हैं, वो रिक्वायर्ड ये होती है कि आपको फर्स्ट रिक्वायर्ड वो आपसे कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाओ। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट इसे आप क्या कहते हो? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहते हो। अकाउंटिंग में इसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आपने पूरे साल के अंदर क्या परफॉर्म किया। कंपनी जो आप कर रहे हो, चला रहे हो, ये किस लिए चला रहे थे? ये बेसिकली आप प्रॉफिट के लिए कमा रहे थे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे थे। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि इनकम स्टेटमेंट कंपनी की प्रॉफिट और लॉस को बता रही होती है कि कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कंपनी ने पूरे साल के अंदर कितना लॉस जनरेट किया। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे आता है? आपने जो भी कमाया होगा और जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए होंगे वो सारा आपस में आप माइनस कर दोगे, तो आपको प्रॉफिट और लॉस के हवाले से पता लग जाएगा। तो एक तो रिक्वायर्ड वो होती है कि आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछी जाती है। दूसरी रिक्वायर्ड वो आपसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये हम करेंगे तो और ज्यादा आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। और थर्ड रिक्वायर्ड होती है बैलेंस शीट बना के दिखाएं। बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट बेसिकली अकाउंटिंग में कहा जाता है इसको फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग में इसको वैसे बैलेंस शीट भी कहते हैं और इसको हम फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी इस टाइम कहां पर स्टैंड कर रही है, कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लायबिलिटीज हैं, कंपनी में कितनी शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। कोशिश ये करूंगा आज मैं आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट कंप्लीटली समझा सकूं। तो आज जो मैंने ये अपना सजेस्ट किया है वो किया है 2018 रेगुलर, और क्वेश्चन नंबर 6 हम आज की क्लास के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि तैमूर कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड with an authorized capital of rupees 50 lakh divided into 5 lakh ordinary shares of rupees 10 each। यहाँ पे शुरू में इन्होंने आपको कंपनी की एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कंपनी के पास जो है वो उसका अथराइज कैपिटल जो है वो 50 लाख का है और 55 लाख के ये ऑर्डिनरी शेयर जो है ये मार्केट के अंदर इशू कर सकती है और एक शेयर इसका कितने का होगा? 10 रुपीज का होगा।
ये ऑथराइज कैपिटल है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इसको आपने कहीं पर यूज नहीं करना, ये कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी ऑन December 31st 2015। December 31st 2015 की आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बताया जा रहा है। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस आप उसे कहते हो जिसमें अभी आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट नहीं बनाई, इसे आप कहते हो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। उससे आप इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट जो है वो बना सकते हो। अब इन्होंने आपको कैश बताया है 64,000 से, अकाउंट रिसीवेबल 65,000 से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 25,000 से। अच्छा, ये जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री बेसिकली ओपनिंग इन्वेंट्री है या बिगनिंग है? ये कहलाती है बिगनिंग इन्वेंट्री। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये बिगनिंग है या आगे चल के इसका मैं जवाब दूंगा। बिगनिंग इन्वेंट्री आपको दी जा रही है 25,000 से, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया जा रहा है 8,000 से, इक्विपमेंट कॉस्ट दी जा रही है 15 लाख से, परचेजेज आपको बताई जा रही हैं 4,80,000 से, ट्रांसपोर्टेशन इन आपको बताया जा रहा है 20,000 से, सैलरीज एक्सपेंस बताया जा रहा है 58,000 से, रेंट एक्सपेंस आपको बताया जा रहा है 45,000 से, ऑडिटर फी एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, ये बताया जा रहा है 23,000 से, डायरेक्टर्स फी एक्सपेंस, ये भी आपका एक एक्सपेंस है 18,000 से, और टोटल आपको बताया जा रहा है 23,06,000। अच्छा, ये कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है, इस 10 ईयर के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग भी अपने पास 10 ईयर में वेरीफाई कर लेना कि जो डेबिट बैलेंस इन्होंने आपको बताए हैं, ये डेबिट बैलेंस आया कि 23,06,000 के है भी कि नहीं है। तो ये इन्होंने आपको कुछ एसेट्स वगैरह ये सारी चीजें बता दी। फिर उसके बाद जो है आगे क्रेडिट बैलेंसेस बता रहे हैं। अब क्रेडिट बैलेंस में बता रहे हैं अकाउंट पेबल 60,000 से बता रहे हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बता रहे हैं 1,40,000 से, अलाउंस फॉर बैड डेट्स आपको बताया जा रहा है 8,000 से, 10% बॉन्ड्स पेबल, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है एक, 2,89,000 से, शेयर कैपिटल आपको बताया जा रहा है 10 लाख से, रिटेन अर्निंग का बैलेंस बताया जा रहा है 59,000 से, इसके अलावा सेल्स रेवेन्यू 7,50,000 से, और टोटल आपको बताया जा रहा है 23,06,000। तो इसके क्रेडिट बैलेंस को भी आप लोग एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जो है ये आपको बता रहे हैं नीचे एडिशनल डेटा के अंदर, एडिशनल डेटा में आपको क्या बता रहे हैं, एडिशनल डेटा में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बारे में बताया जा रहा है, वैल्यूड एट ₹1,80,000। ये जो इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री को आप कहोगे एंडिंग इन्वेंट्री। ये एंडिंग इन्वेंट्री है, और जो ऊपर दी गई थी वो बिगनिंग इन्वेंट्री है। मुझे कैसे पता लगा बिगनिंग ऊपर वाली और नीचे एंडिंग वाली है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, नीचे इन्होंने आपको डेट जो है वो डिसाइड डिफाइन कर दी है December 31st 2015। तो 31st की इन्वेंट्री यानी कि एंडिंग है। हमेशा जब भी इन्वेंट्रीज दी जा रही होती है क्वेश्चन के अंदर, अगर दो इन्वेंट्रीज दी जा रही हैं तो ऊपर वाली बिगनिंग होती है और नीचे वाली एंडिंग होती है। हाँ, अगर एक ही इन्वेंट्री दी जा रही है तो वो एंडिंग इन्वेंट्री होती है। तो यहाँ पर हमें दो इन्वेंट्रीज दी जा रही हैं, एक ऊपर आपको दी जा रही है और एक नीचे आपको दी जा रही है। तो ऊपर वाली बिगनिंग इन्वेंट्री कहलाएगी और नीचे वाली एंडिंग इन्वेंट्री कहलाएगी। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इंक्रीज बाय ₹2,000। कह रहे हैं कि आपका अलाउंस फॉर बैड डेट्स 2,000 से इंक्रीज हुआ है। ये आपको बैड डेट्स के बारे में बता रहे हैं। फिर इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन बाय 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो कह रहे हैं कि 20% से इंक्रीज होगा, 20% से निकलेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन के अंदर। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गई आपकी ड्यूरिंग द ईयर, कितने से? 3,000 से। फिर उसके बाद प्रीपेड सैलरीज बता रहे हैं 8,000 से। फिर आगे कह रहे हैं 3 months रेंट इज अनपेड ₹5,000 पर मंथ। कह रहे हैं कि 3 महीने का रेंट अभी तक अनपेड है, पे नहीं किया, और पर मंथ रेंट कितना है? 5,000 है। फिर अप्रोप्रिएट ₹30,000 फॉर कंटीजेंसीज, एक इन्होंने रिजर्व भी निकाला है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज का, कितने से? 30,000 से। तो ये पूरा एक क्वेश्चन था, ये इसकी एडजस्टमेंट थी।
इन एडजस्टमेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट एंड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015। देखिए, पहली रिक्वायर्ड इनकम स्टेटमेंट मांगी एंड रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी बनानी है। और लास्ट रिक्वायर्ड वो आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन दिसंबर 31 2015, और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बहरहाल अभी हमारा आज का टॉपिक इनकम स्टेटमेंट के ऊपर है। कोशिश ये करेंगे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाकर दिखा दी जाए कि इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है। आगे आ रहा है, कंपनी का नाम है तैमूर कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं मेन हेडिंग दे दूंगा, तैमूर कंपनी लिमिटेड। यहां तक लिखने के बाद फिर उसके बाद मैं लिखूंगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, फिर लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2015। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट आपको बता दी इन्होंने। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग जाएगी, ऊपर कंपनी का नेम आएगा, फिर आप इनकम स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे दिसंबर 31 2015। यहां तक करने के बाद अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करोगे। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट बच्चों कैसे होगी, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी सेल से। 'तो अब आप क्वेश्चन में देखोगे सेल्स आपको कितनी दी हुई है। तो सेल्स अगर आप देखो, सेल्स आपको सबसे लास्ट में दिया हुआ था 7,50,000। तो अब स्टार्ट लोगे आप सेल से। सेल्स मैंने लिखा और डायरेक्ट आगे लिख दिया 7,50,000। ठीक है, बीच में दो कॉलम्स का जो है वो कोशिश करना कि गैप देना, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस वगैरह हमें करनी पड़ जाती है। अच्छा, सेल्स मैंने लिख दिया 7,50,000। ठीक है, अब मैं इसमें से लेस करवाऊंगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो मुझे नहीं लिखना, लेकिन आपकी याद दहानी के लिए बता देता हूं कि अगर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आ जाए और सेल डिस्काउंट आ जाए तो बच्चों आपने उन दोनों को क्या करवाना है, लेस करवाना है। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूं, लेस आपने करवाना होता है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। एक तो ये चीज लेस होती है, वो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमें वैसे नहीं लिखना, लेकिन मैं आपकी याद दहानी के लिए एक फॉर्मेट भी साथ में बनाता जा रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये चीजें मुझे लेस करवानी है। और साथ में आप लेस करवाओगे सेल्स डिस्काउंट। तो ये दो चीजें आपको क्या करवानी है, हमेशा याद रखिएगा, लेस करवानी है। और लेस हमेशा कैसे लिखते हो, आप ब्रैकेट में लिखते हो। तो जब दो ये चीजें लेस करवाओगे तो आपके पास आ जाएगी नेट सेल्स। तो अब ये दो चीजें नहीं है तो यही सेल हमारी क्या बन जाएगी, नेट सेल्स बन जाएगी 7,50,000। तो बस एक पॉइंट मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट का पहला ये समझा दिया कि अगर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस आ जाए और सेल डिस्काउंट आ जाए तो हमने उन दोनों को क्या करवाना है, लेस करवाना है। तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं था, मैंने बस लिखा इस वजह से, आप लोगों ने नहीं लिखना जब आप पेपर में कर रहे होगे, आप लोगों ने नहीं लिखना। मैं इस वजह से लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि अगर इनकम स्टेटमेंट आ जाए तो उसके अंदर अगर सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट है तो वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब बारी आएगी, अब आप लोग हेडिंग दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
ये आप एक हेडिंग दोगे और अब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने लग जाओगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी? एक तो आपने नेट सेल निकाल ली, नेट सेल निकालने के बाद इसको यहीं पर छोड़ दोगे, नेक्स्ट हेडिंग आएगी, सेकंड स्टेप होगा इनकम स्टेटमेंट का, उसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालोगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है? सबसे पहले आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर वाली ओपनिंग है, और ओपनिंग का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें? 25,000 दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखूंगा। अब देखें मैं किस तरीके से लिख रहा हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, और इसका अमाउंट कितना है? 25,000। अगर क्वेश्चन में दिया हो, वैसे तो नॉर्मली दिया जाता है, तो इसको इस तरीके से आप समझ लो कि मैंने इसको सेल्स के नीचे नहीं लिखना, उससे पहले थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि मैं अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी तो उसको मैं सेल्स के सामने लिखूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले लिखा है। अब मैं लिखूंगा परचेज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद। अच्छा, परचेज को भी डायरेक्ट आप मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के ओपनिंग के नीचे नहीं लिखोगे, उसको थोड़ा सा पहले लिखोगे। क्यों, मैं अभी बताता हूं। परचेज, बेसिकली परचेज आपने लिखा, अभी जैसे परचेज हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, ये 4,80,000, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4,80,000। इसको भी मैं ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे नहीं लिख रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री को भी लिखकर मैंने छोड़ दिया है, अभी उसके ऊपर काम नहीं कर रहा मैं। ठीक है, तो अब मैंने डायरेक्टली क्या लिखा? परचेज लिखा। अब परचेज लिखने के बाद जो है, परचेज लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? मैं इसमें परचेज में ऐड करूंगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन या फिर कैरेज या फिर फ्राइट, ये तीनों चीजें एक ही बात होती है। अगर ये आ जाए तो आपने इसको ऐड करना है। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर मैंने तीनों इस वजह से लिख दिए ताकि आपको याद रहे। अभी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही दिया हुआ है, तो आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही लिखेंगे, और वो कितना दिया हुआ है? 20,000 दिया हुआ है। इसको मुझे क्या करवाना है? परचेज में ऐड करवाना है, और फिर मुझे लेस करवाना है परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ये लेस होगा। अभी क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। एक परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लेस होगा, और लेस होगा परचेज डिस्काउंट। और परचेज डिस्काउंट वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमें परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट दोनों माइनस करना होता है, तब जाकर आती है हमारे पास नेट परचेज। और फिर मैं उस नेट परचेज को ऐड करता हूं। जैसे कि अभी 4,80,000 में जस्ट 20,000 में ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो ये 5 लाख मैंने आगे लिख दिया है। किसके नीचे लिखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे लिखा है। ये जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, इसके नीचे मैंने लिखा है 5 लाख, और इसको मैं ऐड करूंगा 5 लाख को ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर। तो हमेशा याद रखिएगा, नेट परचेज जो है वो क्या होती है? ऐड होती है। किसके अंदर ऐड होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री में। तो जब नेट परचेज को आप ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर लोगे, आपके पास आएगा अवेलेबल फॉर सेल। अब 5 लाख और ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 25,000। 5 लाख और 25,000 को ऐड करोगे तो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा
5,25,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अवेलेबल फॉर सेल। तो इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनती है। वैसे ये इनकम स्टेटमेंट ना आप लोग ऑलरेडी पहले भी काफी दफा पढ़ चुके हो, पार्ट 1 के अंदर भी। इसके अलावा जो है आप लोग इस इनकम स्टेटमेंट को और भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ चुके हो। तो इसी तरह से हमेशा बनाते हुए आ रहे थे, अभी भी उस तरीके से ही बनाएंगे। बैलेंस शीट बस थोड़ी सी चेंज होगी। अवेलेबल फॉर सेल लिखा। अब इस अवेलेबल फॉर सेल में से बच्चों आप लेस करवा दोगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, और इसको आप लोगों ने क्या करवाना है, लेस करवाना है। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो हमें नीचे दी गई थी 1,80,000 से। तो 1,80,000 में क्या करवा दूंगा, लेस करवा दूंगा। जब इस अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग में लेस करवाऊंगा ना, तो फिर जाकर जो असल हमारा कॉलम जो हमने बनाया था, वो बनाया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो अब मेरे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी 3,45,000। ये आ गई हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और अब इसको मैं नेट सेल के नीचे लिखूंगा। जो हमारी नेट सेल थी ऊपर हमने लिखी हुई थी 7,50,000, इसके मैं नीचे लिख दूंगा 3,45,000। और इसको मैंने क्या करवाना है, लेस करवाना है। किसमें से लेस करवाना है, ये हमारे पास क्या आई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल में से आप क्या करवाते हो, लेस करवाते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसको आप अपनी नेट सेल में से क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। नेट सेल आपकी कितनी है, ऊपर हमने निकाल रखी है 7,50,000। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,45,000 जो है वो माइनस कर दोगे, तब जाकर आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब 7,50,000 माइनस 3,45,000, तो 4,05,000 जो है वो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अगर बच्चों माइनस में आंसर आ रहा होता तो इसको मैं कहता, नाम देता ग्रॉस लॉस का। तो ये बेटा ग्रॉस प्रॉफिट तक का एक पूरा प्रोसीजर जो है वो आज अभी लोगों को, आप लोगों को मैंने बताया कैसे होता है। मैं दोबारा से एक दफा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे जिनकी पार्ट 1 के अंदर इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी कमजोर थी, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, सेल्स लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा, सेल्स को बिल्कुल आगे करके लिख दो। फिर उस सेल्स में से लेस करवा दो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट। अब ये तो हमारे पास दोनों ही क्वेश्चन के अंदर नहीं थे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस भी नहीं था, और सेल डिस्काउंट भी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं था। मैंने क्रॉस लगा के लिख दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट जो है वो लेस करना होता है। तब जाकर आपके पास आती है नेट सेल। तो अभी यही जो हमारी सेल थी, यही नेट सेल लिखती। इसको डायरेक्ट भी आप 7,50,000 जो मैंने सेल लिखा है, इसको आप नेट सेल लिख सकते थे, क्योंकि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस और सेल डिस्काउंट नहीं है। फिर उसके बाद नेट सेल निकालने के बाद अब जो आपका नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलती है, सबसे पहले लिखी जाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, जो यहां पे मैंने लिखी 25,000। फिर आप परचेजेस लिखते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री को लिखकर छोड़ देते हो। फिर आप चले जाते हो नेट परचेज निकालने के चक्कर में। आपने नेट पर परचेज लिखी 4,80,000, परचेज में ऐड करवाया ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट या कैरेज। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ था, तो ये मैंने ऐड करवा दिया। कैरेज और फ्राइट आप लोगों के लिए लिखा, आप लोगों ने पेपर में नहीं लिखना, अगर दिया हो तो लिखना, वरना नहीं लिखना। और इसके अलावा सेल्स परचेज रिटर्न एंड अलाउंस लेस होगा और परचेज डिस्काउंट लेस होगा।
ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, मैंने लिख दी आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट जो है वो दोनों चीजें क्या होती हैं, लेस होती हैं। तो जब आप ये परचेज में ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करोगे और परचेज रिटर्न एंड अलाउंस और परचेज डिस्काउंट को माइनस करोगे, तब जाकर आपके पास आ जाएगी नेट परचेज विच इज 5 लाख। मैंने 4,80,000 में 20,000 ऐड कर दिया तो 5 लाख आ गया। अब इस नेट परचेज को आपने इसके नीचे नहीं लिखना, बल्कि वो जो ओपनिंग इन्वेंट्री आपने लिखी थी, खाली इसको छोड़ दिया था, उसके नीचे आप ये 5 लाख लिखोगे, इसको आप नाम दोगे नेट परचेज का। अब ये जो नेट परचेज है और ये जो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 25,000 थी और अभी हमने जो नेट परचेज निकाली है वो कितनी निकाली है, 5 लाख निकाली है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और नेट परचेज को आप ऐड कर लेना, तो आपके पास अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 5,25,000। ठीक है, फिर आप इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री को क्या करोगे, माइनस। एंडिंग इन्वेंट्री हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1,80,000, तो 1,80,000 को मैंने माइनस कर दिया, तब जाकर हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने जो हमारी सेल लिखी हुई थी ऊपर, उसके नीचे लिखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,45,000। ये जो सेल लिखी हुई थी और इस सेल के नीचे मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लिखा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ मैंने लिखा लेस, और ये लेस होगा जो हमें ऊपर गिवन दी गई है सेल्स। सेल्स में से 7,50,000 में से 3,45,000 मैंने माइनस कर दिया, तो अब जाकर मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट विच इज 4,05,000। तो यहां तक तो बेटा बहुत आसान था, ये आपको पैटर्न याद होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट तक किस तरीके से निकलता है। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर माइनस में आ रहा है तो ग्रॉस लॉस होगा। यहां तक करने के बाद अब आप चलोगे, हेडिंग दोगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की खाली हेडिंग दे दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग देने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखना शुरू करोगे। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेटा कैसे लिखोगे, देखो अब वो आप लोगों को बताता हूं। अब आप क्वेश्चन में देखना शुरू करोगे, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए, जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे लिख दोगे। जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो आपको एक सैलरी एक्सपेंस दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है सैलरी एक्सपेंस, अगर आप देखें 58,000। आप इस एक्सपेंस को लिखने के साथ साथ आप देखोगे नीचे इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। अब जैसे सैलरी एक्सपेंस दिया जा रहा है 58,000 से, और नीचे अगर आप इसकी एडजस्टमेंट देखो तो सैलरीज की एक एडजस्टमेंट आ रही है, प्रीपेड सैलरीज कितना है, 8,000। ऊपर आपको 58,000 दिया जा रहा है और नीचे आपको कितना दिया जा रहा है, 8,000 से प्रीपेड दिया जा रहा है। प्रीपेड का मतलब होता है अभी हमारा प्रीपेड है, अभी हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर नीचे एडजस्टमेंट में कहीं पर भी प्रीपेड आ जाए, तो आप अगर कोई भी एक्सपेंस लेके जा रहे हो, जैसे यहाँ पे तो सैलरी लेके जा रहे हैं, इसके अलावा भी अगर आप कोई एक्सपेंस लेके जाते, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, सैलरी एक्सपेंस। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 58,000 ऊपर, और नीचे सैलरी की प्रीपेड आपको बता रहे थे। तो प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड आ जाए उसको आपने हमेशा माइनस करना है एक्सपेंस में से, क्योंकि वो अभी प्रीपेड है, वो अभी एक्सपेंस नहीं हुआ उसका, वो अभी यूज नहीं हुआ। तो प्रीपेड को आप हमेशा क्या कर दोगे, एक्सपेंस लेकर जाते वक्त माइनस कर दोगे। तो 58 में से आपने 8,000 को माइनस किया, और माइनस करने के बाद कितना है 50,000, वो आपने साइड पे लिख दिया 50,000। तो पहली एडजस्टमेंट मैंने आपको समझाई कि भैया अगर कोई भी एक्सपेंस हो और उसकी नीचे एडजस्टमेंट हो तो उसको आप एडजस्ट करके लेके जाओगे। सेकंड ये बात बताई कि अगर उसकी एडजस्टमेंट के अंदर प्रीपेड है, तो बच्चों प्रीपेड को आपने क्या करना है, माइनस। क्योंकि प्रीपेड जो है वो आपका प्रीपेड है, प्रीपेड बनी के अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो अभी एडवांस पेमेंट गई हुई है, तो आपका वो एक्सपेंस नहीं होगा। तो उस एक्सपेंस को आप फिर माइनस करवा दोगे, यानी कि प्रीपेड को हमेशा माइनस करवा दोगे। और प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड अगर लिखा हुआ जाए तब भी यही प्रोसीजर होगा, क्योंकि प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड जो है वो एक ही बात होती है। फिर उसके बाद रेंट एक्सपेंस की एक एडजस्टमेंट आ गई है,
सॉरी रेंट एक्सपेंस आपको ऊपर दिया हुआ है 45,000 से। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंट एक्सपेंस। कोई भी एक्सपेंस आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे, एक नजर नीचे दौड़ा लेना कि उसकी नीचे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आ रही। अब जैसे रेंट एक्सपेंस 45,000 है, नीचे मैंने देखा इसकी एडजस्टमेंट है, बिल्कुल है। वो आपको नीचे बता रहे 3 मंथ्स रेंट, सबसे सेकंड लास्ट जो एडजस्टमेंट है, 3 मंथ्स रेंट इज अनपेड ₹5,000 मंथ पर मंथ। देखो रेंट एक्सपेंस ऊपर कितना है 45,000, मैंने यहाँ पे लिखा कितना है 45,000। अब नीचे वो आपको ऑलरेडी बता रहे कि 3 महीने का रेंट है, वो अभी तक आपने पे ही नहीं किया, मतलब अभी आपका और भी एक्सपेंस है 5। अब 3 महीने का रेंट आपने अभी तक पे नहीं किया। 3 महीने का रेंट कितना बनता है, 1 महीने का रेंट वो आपको बता रहे हैं कितना है 5,000 है। तो अब 3 महीने का रेंट कितना होता है, 3 महीने का रेंट 15,000। तो 45,000 पहले ऊपर दिया हुआ था और 15,000 और आ गया, तो इस 15,000 को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। इन शॉर्ट जैसे प्रीपेड हमने माइनस किया है, ऐसे ही अगर अनपेड आ जाए तो अनपेड को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। प्रीपेड माइनस करना है और अनपेड को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये मैं अपने इस लेक्चर के अंदर लिख भी दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। 45,000 और 15,000 मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 60,000। तो रेंट एक्सपेंस लेके गया हूं मैं 60,000 से, और मैं आप लोगों को साथ में लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि सर ने बताया है कुछ कि अगर बच्चों एक्रूड आ जाए या आउटस्टैंडिंग आ जाए एडजस्टमेंट में, या अगर अनपेड आ जाए, या अगर पेएबल आ जाए, या फिर इसके अलावा रिसीवेबल आ जाए, तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। ठीक है। और ऐसे ही अगर प्रीपेड आ जाए या अनएक्सपायर्ड आ जाए या फिर अनअर्न्ड आ जाए या नॉट अर्न्ड आ जाए एडजस्टमेंट में, तो फिर आप इसको क्या करते हो, माइनस। जैसे कि अभी मैंने प्रीपेड को क्या किया था, ऊपर अगर आप देखो तो मैंने क्या किया था, उसको माइनस किया था। और अभी अनपेड आ रहा है तो अनपेड भी अभी मैंने आप लोगों को लिखवा दिया कि अगर अनपेड आ जाए तो आप उसको क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। तो ये भी आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेना। वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला ग्रुप में, लेकिन अगर आप लोग भी जो है वो इसको साथ साथ करते रहना। फिर उसके बाद रेंट एक्सपेंस आ गया। अब ऊपर देखो ऑडिटर फी एक्सपेंस, ये भी एक आपका एक एक्सपेंस होता है। ऑडिटर फी एक्सपेंस कितना है 23,000 से, तो मैं ये लिखूंगा ऑडिटर फी एक्सपेंस। और ऑडिटर फी एक्सपेंस मैंने लिख दिया कितना, 23,000। इसके अलावा डायरेक्टर फी एक्सपेंस है, ये भी आपका एक एक्सपेंस है 18,000 से, इसको लिखोगे डायरेक्टर फी एक्सपेंस, और वो कितना है 18,000। ठीक है। अब ऊपर वाले तो नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस हो गए। अब इसके अलावा नीचे एडजस्टमेंट में एक नजर मार लो कि, और नीचे एडजस्टमेंट में कोई एक्सपेंस तो नहीं है। जैसे कि देखो अनपेड वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये एक लास्ट वाली एडजस्टमेंट थी वो कंटीजेंसी का, उसको नहीं लेके जाते आप, रिजर्व है वो। प्रीपेड वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। इंश्योरेंस के बारे में बता रहे हैं, एक्सपायर्ड हुई है ड्यूरिंग द ईयर 3,000, तो ये आपको एक और एक्सपेंस बता दिया इन्होंने, इंश्योरेंस एक्सपेंस बता दिया। इसको भी आप फिर क्या कराओगे, एक्सपेंस में लेके जाओगे, क्योंकि एक्सपायर्ड है ना, एक्सपायर्ड ऊपर नहीं देखोगे, डायरेक्ट ले जाओगे इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपायर्ड था। एक्सपायर्ड का मतलब आपका एक्सपेंस है, 3,000 से ये ले गए हम। इसके अलावा देखो इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आपका एक एक्सपेंस होता है, तो अब मैं डेप्रिसिएशन भी लिखूंगा यहाँ पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, डेप्रिसिएशन वो कह रहे हैं कि 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड
तो भैया अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो वो हम सॉल्व भी कर लेते हैं। मैं एक हेडिंग दे देता हूँ छोटी सी, वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन। वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब वर्किंग फॉर डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो ना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला था पर ईयर डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस accumulated depreciation cost minus accumulated depreciation and multiply by rate। ये फॉर्मूला होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। नहीं याद तो बेटा अब याद कर लो आप लोग, वैसे ही आप लोग पार्ट 1 में पढ़ कर आए हो डेप्रिसिएशन के अंदर। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ नजर दौड़ाएं तो क्वेश्चन में देखो, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट पे, ऊपर फिक्स ही एसेट एक ही है इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की कॉस्ट है 15 लाख। माइनस करोगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नीचे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है 1,40,000, ऊपर 15 लाख उसकी कॉस्ट दी हुई है, मेंशन भी करा हुआ है कि ये कॉस्ट है, और उसका डेप्रिसिएशन आपको कितना दिया जा रहा है 1,40,000। तो 1,40,000 इसका डेप्रिसिएशन हो गया, और रेट आपको कितना दिया जा रहा है 20%। तो अब मैं ये सारी वैल्यूज जो है फॉर्मूले में पुट करूंगा ताकि मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाए। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से लेके चलेंगे। फॉर्मूला कह रहा है सबसे पहले लिखो कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 15 लाख। फिर फॉर्मूला कह रहा है माइनस लिखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया होता है 1,40,000। फिर फॉर्मूला कह रहा है उसको मल्टीप्लाई करा दो रेट से, रेट हमें कितना दिया हुआ है 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो अब मैं ये करूंगा तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन। तो अब इसको देखते हैं जरा, 15 लाख में से माइनस कर दूं 1,40,000 तो 13,60,000 आता है, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं 20% से, तो ये आ गया 2,72,000। 2,72,000। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, एक डेप्रिसिएशन आ गया। तो अब मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख दूंगा 2,72,000, जैसे ऊपर जैसे बाकी एक्सपेंसेस लिख रहा था। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली। आप लोग भी इस तरह की वर्किंग लाजमी कर लीजिएगा अगर कुछ लंबी कैलकुलेशन हो तो डेप्रिसिएशन वाली बच्चों हम इसकी एडजस्टमेंट ले गए। इसके अलावा अलाउंस फॉर डाउटफुल, वो आपको कह रहे थे इंक्रीज हुआ है कितने से, 2,000 से, डाउटफुल यानी कि बैड डेट्स होता है, तो ये मैं बैड डेट एक्सपेंस ले जाऊंगा, बैड डेट एक्सपेंस 2,000 से। तो ये मैंने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख लिए। इसके अलावा देखूंगा अगर कोई इनकम हो तो उसको भी लेके जाना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास इनकम है नहीं। तो अगर इनकम हो तो उसका क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, और इंटरेस्ट वगैरह टैक्सेस वगैरह अगर हो तो क्या करना है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी सिंपल हमारे पास यही एक्सपेंसेस है, तो ये सारे एक्सपेंसेस का मैं टोटल कर लूंगा। 50,000 प्लस 60,000 प्लस 23,000 प्लस 18,000 प्लस 3,000 प्लस 2,72,000 प्लस 2,000, तो ये 4,28,000 आ रहा है। 4,28,000, और इस
एक्सपेंस को आप लिखोगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4,28,000। और इसको बच्चों में क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। ऊपर 4,05,000 है, 4,05,000 में से मैं ये 4,28,000 क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो आंसर जो है वो मेरे पास माइनस में आएगा। 4,05,000 माइनस 4,28,000, 23,000 आ रहा है माइनस में। इसके अलावा तो सारी एडजस्टमेंट ले गए थे ना हम, हाँ बिल्कुल। एडजस्टमेंट्स को भी साथ साथ देखते रहना, और ऊपर कोई एक्सपेंस रह तो नहीं गया, डायरेक्टर फी वगैरह ये वो सब ले गए हम, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 23,000 हमारे पास आ रहा है माइनस में। अब जब ये माइनस में आएगा तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और इसको मैं नाम दे दूंगा नेट लॉस का। पहला क्वेश्चन है वो भी क्या हो गया, लॉस हो गया। हाँ, अगर आंसर प्लस में आ रहा होता तो फिर मैं उसको नाम देता नेट इनकम का। तो ये बच्चों हमारा आज का इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन था। कल हम इसको और आगे लेके चलेंगे। कल मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसकी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग कैसे बनती है, और कोशिश ये करूंगा कि मैं आप लोगों को बैलेंस शीट भी थोड़ी सी सिखा दूं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। इसका पीडीएफ इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा भी और भी चीजें आती हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।